हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी टीजीटी की बात करने वाले हैं। और इसमें आप लोगों को मालूम है कि हम लोग अर्थशास्त्र की जो क्लास है उनको हम लोग कर रहे हैं। और ये क्लास नंबर की बात करते हैं तो ये क्लास नंबर जो है वो 7 नंबर की क्लास जो है वो हम लोग कर रहे हैं। आज की क्लास हम लोगों की कौन सी नंबर है, तो वो 7 नंबर की क्लास हम लोग कर रहे हैं। और अगर हम लोग इसमें पार्ट की बात करते हैं तो पार्ट जो हम लोगों का है वो है, अगर हम लोग पार्ट की बात करते हैं तो पार्ट नंबर हम लोगों का ये 4 जो है वो रहने वाला है, पार्ट 4। और अभी तक हम लोगों ने पार्ट 4 की बात करते हैं। और पार्ट 4 में हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने मांग के बारे में समझा है। मांग क्या है, मांग जो है, मांग मांग का अर्थ हम लोगों ने समझा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मांग के तत्वों के बारे में समझा है, मांग फलन के बारे में समझा है, मांग फलन के बारे में समझा है। ठीक है, और हम लोगों ने मांग के प्रकार के बारे में समझा है, मांग के जो प्रकार हैं उनके बारे में समझा है। और हम लोगों ने मांग का विस्तार, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, मांग का संकुचन, इनके बारे में जाना है। और इनके जो सभी के इन टॉपिकों के हम लोगों ने एमसीक्यू पर चर्चा पिछली क्लास में आप लोगों की, मैंने एमसीक्यू में क्लासें आप लोगों की थी। आज की क्लास में हम लोग डिमांड के बारे में तो समझ गए, हम लोग जानते हैं। लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मांग की लोच के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मांग की लोच की जो है वो हम लोग बातें आज करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक, एक एक बात आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। अगला टॉपिक जो रहेगा, अगर हम लोग बात करते हैं तो अगले टॉपिक में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। जो भी है आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है। मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ कि जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि सिलेबस नहीं है। अगली बार हम लोग सबसे पहले हम लोग डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में समझेंगे। और अब तीसरे नंबर जो टॉपिक लिखा हुआ है 3 नंबर पर कि कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर सरप्लस के बारे में हम लोग समझेंगे अगली क्लास में जो है। अगली क्लास तो नहीं, अभी तो हम लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में ही बहुत सी बातें जाननी है, उनको अच्छी तरीके से करना है। ऐसे मानिए कि मैं एक एक टॉपिक आप लोगों का अच्छी तरीके से, अब ऐसे समझ लीजिए, अब ऐसे समझ लीजिए आप लोग कि ये आप लोगों का जो डिमांड में, अगर हम लोग पार्ट की बात करते हैं तो डिमांड में आप लोगों का ये चौथा नंबर का जो है पार्ट रहने वाला है। अब ये समझ लीजिए कि 5 से 6 टॉपिक, मतलब कि 5 से 6 पार्ट इसके डिमांड के मैं आप लोगों के कराने वाला हूँ। तो आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर जो जो मतलब कि कंटेंट है वो मैं आप लोगों को कैसा देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एक एक बात आप लोगों को पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि मांग की लोच क्या है। मांग की लोच के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि मांग की लोच का यहाँ पर पूछा है अर्थ। सबसे पहले हम लोगों को इसके अर्थ के बारे में जानना है कि मांग की लोच का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मांग की लोच में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ परिवर्तित होती है। ठीक है, क्योंकि वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम होगी, तो उसकी मांग क्या होगी, कम होगी। और अगर कीमत जो है घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो इसमें जो है मतलब कहा गया है कि किसी वस्तु की कीमत में, कीमत के साथ, मतलब कि वस्तु की मांग जो है वो वस्तु की कीमत के साथ परिवर्तित होती है। किंतु सभी परिस्थितियों में मांग के परिवर्तन की मात्रा जो है परिवर्तित होती है, ये बात जरूर है।
लेकिन उसमें कितना परिवर्तित होती है, ये मात्रा, मतलब कि ये मात्रा का जो है, मात्रा एक समान नहीं होती है। मांग का नियम हमें यह नहीं बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा, क्योंकि मांग का नियम केवल गुणात्मक कथन है। मांग का नियम जो है वो केवल कैसा कथन है, गुणात्मक कथन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मांग की जो लोच है, लोच का अभिप्राय, लोच का लोच का अभिप्राय लोच का अभिप्राय वस्तु की वस्तु में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति, या बढ़ने की प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति। तो मांग की लोच के बारे में हम लोग, अगर लोच का अर्थ पूछा जाता है तो यहाँ पर लोच का जो अभिप्राय है कि किसी वस्तु में घटने या बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम लोच कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर रबड़ लोचदार होती है क्योंकि दबाव पड़ने पर बढ़ जाती है और दबाव घटने पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। लोच पर दो बातें निर्भर करती हैं। लोच पर लोच पर दो बातें, कौन सी दो बातें, दो बातें, लोच पर दो बातें निर्भर करती हैं। अब वो कौन सी दो बातें हैं, नंबर एक क्या बात है, तो नंबर एक है वस्तु का स्वभाव, या वस्तु के स्वभाव। और नंबर दूसरा है यहाँ पर उस पर पड़ने वाले दबाव, उस पर पड़ने वाले उस पर पड़ने वाले दबाव। तो यहाँ पर जो है लोच बातें, जो लोच है वो दो बातों पर निर्भर करती है। अब वो कौन सी दो बातें हैं, वस्तु के स्वभाव और वस्तु पर पड़ने वाले दबाव पर। तो लोच का यहाँ पर अभिप्राय पूछा गया है, तो यहाँ पर लोच का अभिप्राय आप लोग याद रखिएगा कि लोच का अभिप्राय है कि वस्तु के घटने या बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है उससे लोच कहते हैं। जब हम लोग किसी में रबड़ खींचते हैं तो उसमें जितना अधिक जो है बल लगाते हैं तो वो उतनी ही दबाव पड़ने पर अगर बढ़ जाती है और दबाव घटने पर बस जो है रबड़ जो है वो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। तो इस प्रकार के लोच को हम लोगों ने समझा है। अब यहाँ पर मांग की लोच में क्या मतलब है कि मांग की लोच में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की मांग, मतलब कोई वस्तु हम मांगते हैं तो उस वस्तु की कीमत के साथ उसमें परिवर्तित होती है, किंतु सभी परिस्थितियों में परिवर्तन की मात्रा जो है वो एक समान नहीं होती है। अब जब एक समान नहीं होती है तो इन्होंने ये कहा है कि कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। तो लेकिन कितनी बढ़ जाती है, मात्रा नहीं बताई है। कितनी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, इसी चीज का अध्ययन जो हम लोग करेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं मांग की लोच। उसी को हम क्या कह देते हैं, तो उसी को हम लोग कह देते हैं मांग की लोच। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मांग की लोच कहेंगे। और मांग की लोच जो है वो अर्थशास्त्रियों द्वारा मांग के नियम को परिणात्मक कथन के रूप में प्रस्तुत करती है। तो याद रखिए ये बात पूछी गई है कि कौन से कथन, मांग का जो नियम है, मांग का नियम, मांग का नियम जो है, मांग का नियम कैसा कथन है,
तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, गुणात्मक कथन है। और मांग की लोच जो है, मांग की लोच जो है वो कैसा कथन है? परिमाणात्मक, परिमाणात्मक कथन है। कैसा कथन है? परिमाणात्मक कथन है। तो याद रखिएगा, ये बातें जो हैं वो पूछी जाती हैं और पूछी गई भी हैं एग्जामों में। ऐसा नहीं है कि पूछी नहीं गई है, पूछी गई है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बातें कौन सी महत्वपूर्ण है और कौन सी जो महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि मांग की जो है, जो श्रेणियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो मांग की जो श्रेणियां हैं उनको जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। मांग की, मांग की श्रेणियां, मांग की लोच, मांग की लोच, मांग की लोच की श्रेणियां, मांग की लोच की श्रेणियां। अब वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं उनको एक बार में लिख लेते हैं, जो समझ जाए कि सापेक्षित। फिर हम लोग समझेंगे एक एक को अच्छी तरीके से। सापेक्षित लोचदार मांग, सापेक्षित लोचदार मांग। दूसरा है सापेक्षित, सापेक्षित बेलोचदार मांग, सापेक्षित बेलोचदार मांग। और तीसरा जो है वो है इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग। और जो चौथा है वो है पूर्ण बेलोचदार मांग, पूर्ण बेलोचदार, पूर्ण बेलोचदार मांग। और जो पांचवा है वो है पूर्ण लोचदार मांग, पूर्ण लोचदार मांग। मांग की लोच की अगर पूछा जाता है कि मांग की लोच की कितनी श्रेणियां हैं, तो बता दीजिए कि कितनी श्रेणियां हैं? 5 श्रेणियां हैं। और वही श्रेणियां जो हैं वो हैं, अब हम लोग एक एक करके इनको समझेंगे और अच्छी तरीके से इन पर अध्ययन करेंगे। जो पूछा गया है उसको ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 की। और 1 में लिखा हुआ है सापेक्षित लोचदार मांग। और पहला ही हम लोगों का नंबर लिखा हुआ है कि सापेक्षित लोचदार मांग का मतलब है रिलेटिवली इलास्टिसिटी डिमांड। इसके मतलब के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षित लोचदार मांग कहते हैं। अब यहाँ पर तो ये तो स्टेटमेंट की बात है। अब इसको मैं अपनी भाषा में बताऊं तो जैसे मान लो कि कोई वस्तु की मूल्य में, कोई वस्तु के मूल्य जो है वो है, पहले वस्तु की कीमत जो है, पहले वस्तु की कीमत में, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वस्तु की, यहाँ पर लिख देते हैं कि वस्तु की कीमत, वस्तु की कोई वस्तु है उसकी कीमत है एक, आज मान लो 10 रुपए। अब जब व्यक्ति 10 रुपए में, वो दो व्यक्ति है वो 10 रुपए में कितने यूनिट इकाइयों को मांगता है? मान लो वो 20 इकाइयों को मांगता है। कितनी इकाइयों को मांगता है? 20 इकाइयों को मांग करता है। अब जो है उसके रेट में परिवर्तन हो गया, और उसके रेट में परिवर्तन कितने का हो गया? मान लो 8 रुपए का। अब व्यक्ति जो है, सिंपल सी बात है, पहले थे उसके रेट 10 रुपए, अब उसके रेट कितने हो गए हैं? तो अब इसके रेट हो गए हैं
8 रुपए हो गए हैं, तो व्यक्ति जो है उसकी जो मांग है अब बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ जाएगी, 30 इकाई उसने मान लो उसकी मांग बढ़ गई। देखो यहाँ पर रेट में परिवर्तन कितना हुआ है, रेट में परिवर्तन मात्र 2 रुपए का हुआ है। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जो सापेक्षित बेलोचदार मांग है, इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 10 रुपए के रेट हैं और 8 रुपए हुए हैं, तो 2 रुपए घट गए, 2 रुपए घट गए। लेकिन लेकिन मांग में कितनी वृद्धि हुई है, तो मांग में वृद्धि हुई है कितने रुपए, कितने यूनिट की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर देखिए कि 30 यूनिट, पहले 20 खरीदते थे, तो अब हमने सस्ते हो गए ना, तो इसीलिए हम लोगों ने 10 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदे हैं। तो इस प्रकार से जो देखिए पैसे में कम परिवर्तन हुआ है, कीमत में कम परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन हो, उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन हो, तो उसे हम लोग सापेक्षित लोचदार मांग कहते हैं। और इसको हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी काम आने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कि पहले जो है कोई वस्तु की कीमत थी सी, और अब उसकी जो कीमत है वो हो गई है एफ। सी वस्तुओं पर हम लोग वस्तु खरीदते हैं, मान लो 10, कितनी खरीदते हैं, 10। और जब वस्तु के रेट हो जाते हैं एफ, मतलब वस्तु के रेट घट गए हैं, यहाँ पर देखिए कि साइन जो है वो घट गए हैं, तो यहाँ पर देखिए घट गए हैं, तो इसलिए जो है रेट घट गए हैं, तो हम लोगों ने जो 10 यूनिट खरीदते थे, अब हम लोगों ने कितने यूनिट खरीदना शुरू कर दिए हैं, 20 यूनिट खरीदना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कीमत में कम परिवर्तन है, कीमत में, सॉरी, कीमत में कम परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर गैप जो है और यहाँ पर गैप देखिए, तो इस प्रकार से ये बताता है कि कीमत में कम परिवर्तन हुआ है और मांग में उसके अधिक परिवर्तन हुआ है, तो इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है इन पॉइंटों से होती हुई, इन पॉइंटों से होती हुई हम एक डिमांड लाइन खींचेंगे, और एक हम डिमांड लाइन खींचेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे डिमांड कर्व कहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि सापेक्षित लोचदार मांग का मतलब क्या है। सिंपल सी बात यह है कि कोई वस्तु की कीमत है, कोई वस्तु की कीमत जो है पहले थी 10 रुपए, और अब हो गई है वस्तु की कीमत 8 रुपए, सॉरी 8 रुपए, ठीक है। तो पहले वस्तुएं जो व्यक्ति खरीदता था, तो वो कितनी खरीदता था, तो पहले वस्तुएं जो खरीदता था वो व्यक्ति 20 खरीदता था, लेकिन अब 8 रुपए हो गए हैं, तो अब व्यक्ति जो है वो कितनी खरीदता है, तो अब व्यक्ति जो है वो 30 वस्तुएं खरीदता है। तो इस प्रकार से कीमत में कम परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हुआ है, कीमत में कम घटी है, कीमत जो है कम, कीमत 2 रुपए की है, कीमत 2 रुपए घटी है, और मांग 10 यूनिट की बढ़ी है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे कहते हैं सापेक्षित लोचदार मांग, इसे क्या कहेंगे, सापेक्षित लोचदार मांग, ठीक है। अब जैसे मान लो कि वस्तु की कीमत है, यहां पर हम लोग यहां पर समझते हैं कि वस्तु की कीमत है, वस्तु की वस्तु की कीमत, और एक तरफ है हम लोगों की वस्तु की मांग, एक तरफ है वस्तु की मांग, ठीक। अब वस्तु की कीमत जो है
कितने रुपए की है, तो वस्तु की कीमत है, पहले थी 5 रुपए, अब हो गई कितनी, 4 रुपए। पहले थी 5 रुपए, अब हो गई 4 रुपए। तो 5 रुपए जब थी ना, जब वस्तु के रेट कितने रुपए थे, जब वस्तु के रेट 5 रुपए थे, तो व्यक्ति कितनी इकाइयां मांगता था, 10 इकाइयां। और जब वस्तु के रेट 4 रुपए हो गए हैं, तो व्यक्ति कितनी मांगता है, 15 इकाइयों की मांग करता है। तो यहां पर जो है हम लोग समझ सकते हैं कि यहां पर मांग में परिवर्तन हुआ है, मांग में परिवर्तन हुआ है। तो इसी को कहते हैं हम लोग सापेक्षित लोचदार मांग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सापेक्षित लोचदार मांग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सापेक्षित बेलोचदार मांग। सापेक्षित बेलोचदार मांग का मतलब क्या है, कि बेलोचदार मतलब परिवर्तन ना हुआ हो, परिवर्तन ना हुआ हो। जैसे जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम आनुपातिक परिवर्तन होता है, तो ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षित बेलोचदार मांग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे यहां पर समझ लेते हैं, यहां पर समझ लेते हैं सापेक्षित बेलोचदार मांग क्या है। जैसे मान लो कि एक वस्तु के रेट हैं, एक वस्तु के रेट हैं, मतलब कि प्राइस प्राइस है 5 रुपए। तब व्यक्ति कितनी मांगता है, 20 इकाइयां मांगता था। और अब जो है उसके रेट हो गए हैं, अब जो है उसके रेट जो हैं, अब रेट हो गए हैं 6 रुपए। तो व्यक्ति कितनी मांगता है, 10 इकाइयां मांगता है, 10 इकाइयां मांगता है। तो यहां पर देखिए कि यहां पर कोई वस्तु के रेट हैं, कोई वस्तु के रेट हैं सी, और फिर हो गए हैं एफ। तो यहां पर देखिए कि इस वस्तु के रेट घट गए हैं, लेकिन उसकी जो है यहाँ से ये जो डायग्राम है इसको हम लोग, यह एग्जाम्पल गलत है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने, कोई वस्तु है, मान लो सिंपल सी वस्तु है, उसके रेट हैं मान लो 10, और यहाँ पर हो गए हैं 8 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर घट गए हैं। अब घट गए हैं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मान लो 10 रुपए थे पहले, अब हो गए हैं 5 रुपए। तो यहाँ पर मान लो जो रेट है वो 5 रुपए कम हुए हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो बढ़नी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा। जैसे पहले व्यक्ति मांगता था कितनी इकाइयां, 20, और अब कितनी मांगने लगा है, तो अब मांगने लगा है 22। तो इसमें जो देखो, जितना कीमत में परिवर्तन हुआ है उतना मांग में परिवर्तन नहीं हुआ है, मांग उतनी नहीं बढ़ी है। तो इसीलिए इसे कहते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1। और इस प्रकार से उसका डायग्राम जो है बन जाएगा कि पहले व्यक्ति मांगता था 10 रुपए पर कितनी इकाइयां, 20 इकाइयां मांगता था, लेकिन अब 5 रुपए पर वो कितनी इकाइयां मांगता है, 22 इकाइयां। तो थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन जितना रेट में परिवर्तन हुआ है उतना मांग में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसे कहते हैं बेलोचदार। कोई लोचदार नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ा है इसमें कीमत का। उसके बाद लिखा हुआ है कि इकाई लोचदार मांग, इसे कहते हैं हम लोग इकाई लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो। देखो सिंपल सी बात यह है कि कीमत में अगर परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन अगर होता है, कीमत में परिवर्तन हुआ है और उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हुआ है, अधिक परिवर्तन हुआ है, तो यहां पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। कीमत में
परिवर्तन हुआ है लेकिन मांग में कम परिवर्तन हुआ है, मांग में कम परिवर्तन हुआ है, तो इसे कहेंगे इलास्टिसिटी लेस देन 1। क्या कहेंगे? इस इलास्टिसिटी लेस देन 1, और इसी को कहते हैं हम लोग बेलोचदार मांग। इसी को क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग। ठीक है। अगर कीमत में परिवर्तन हुआ है, कीमत में परिवर्तन हुआ है और उतना ही मांग में परिवर्तन हुआ है, तो इलास्टिसिटी बराबर 1। इलास्टिसिटी बराबर 1। तो ये तीन जो है चीजें समझ में आई। ठीक है। मान लो 10 रुपए का यहाँ पर रेट है, अब 5 रुपए हुआ है। व्यक्ति पहले 10 रुपए पर कितनी इकाइयां मांगता था? 5 इकाइयां मांगता था। और अब 5 रुपए रेट हो गए हैं, तो व्यक्ति अब कितनी मांगने लगा है? तो अब इकाइयां 10 इकाइयां मांगने लगा है, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 रुपए घटे हैं और यहाँ पर 5 रुपए की डिमांड बढ़ गई है। तो इस प्रकार से इलास्टिसिटी मतलब इक्वल 1 के बराबर होगी। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लोचदार मांग। कीमत में परिवर्तन हुआ है, उतना ही मांग में परिवर्तन अगर होता है तो इसे हम लोग कहते हैं लोचदार मांग कहते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है उसे कहते हैं पूर्णतः लोचदार बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत के परिणाम स्वरूप, कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम कहते हैं, उसे हम पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि अगर वस्तु के रेट हैं 10 रुपए, तब भी उसकी इकाइयां व्यक्ति कितनी खरीदता है? मान लो तब भी उसकी इकाइयां कितनी खरीदता है? तब भी उसकी इकाइयां जो है वो 20 खरीदता है। और अगर वस्तु के रेट हो जाते हैं 5 रुपए, तब भी वो उसकी इकाइयां कितनी खरीदता है? 20 ही इकाइयां खरीदता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है वो नमक में होते हैं। नमक, अगर व्यक्ति का जो है 10 रुपए का नमक है, तब भी व्यक्ति उतना ही खरीदेगा स्वाद के अनुसार। और अगर नमक 5 रुपए का हो जाता है, तब भी व्यक्ति उतना ही खरीदेगा स्वाद के अनुसार। अब ऐसा नहीं है कि सस्ता हो गया तो हम ज़्यादा खाने लगेंगे। नमक जो है ऐसा नहीं है कि सस्ता हो गया या महंगा हो गया तो कम खाओ, और ज़्यादा सस्ता हो गया तो और ज़्यादा खाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट नंबर की, पूर्णतः लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य मतलब कि ना के बराबर कोई परिवर्तन ना हो, न नगण्य परिवर्तन हो, अथवा कीमत स्थिर रहने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है, मतलब कि कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ है या बिल्कुल माइनर सा हुआ है, लेकिन उसकी मांग में परिवर्तन हो गया, तो उसे कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। तब ऐसी वस्तु की मांग को क्या कहते हैं? पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। यहाँ पर डायग्राम से इंडिकेशन है कि वस्तु के रेट हैं, देखो यहाँ पर वस्तु के रेट हैं 10 रुपए। ठीक है। और व्यक्ति ने पहले मांगी हैं 10 इकाइयां और उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, मान लो बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी उसकी इकाइयां में जो है परिवर्तन हो जाता है, तो इसे कहते हैं बिल्कुल ना के बराबर परिवर्तन हुआ है, तो उसमें जो है उसकी मांग जो है यहाँ पर देखिए बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 प्रकार की मांग को पढ़ा। देखो सिंपल सी बात है, कीमत में कीमत कीमत में कीमत में तो कीमत में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन अगर कीमत में परिवर्तन होता है और मांग में
कम परिवर्तन होता है, मांग में कम परिवर्तन होता, मांग में कम परिवर्तन, कम, अधिक परिवर्तन होता है या कम परिवर्तन होता है, एक सेकेंड, अधिक परिवर्तन होता है, कीमत मांग में अधिक परिवर्तन होता है, मांग में अधिक परिवर्तन होता है, अधिक परिवर्तन होता है, अधिक परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो इसमें हम लोगों ने आज की क्लास में इन चीज़ों को किया है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।